स्वागत है आप सभी का रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के अगले टॉपिक के साथ। आज हम देखेंगे एडवांस्ड सोलर कलेक्टर्स, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स ETC। हम सोलर थर्मल इंजीनियरिंग या रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। अब तक हमने फ्लैट प्लेट कलेक्टर यानी FPC को पढ़ा, लेकिन इंजीनियरिंग में हमेशा एक चैलेंज रहता है। हाई एफिशिएंसी, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, लोअर हीट लॉस। इन्हीं चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए डेवलप हुआ इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर ETC। और ये जो टॉपिक है आपको हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनामिक्स, सरफेस इंजीनियरिंग, सोलर थर्मल इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के टॉपिक से आपको मिलता जुलता रहेगा हमेशा। तो इसे हम डीप से थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहले FPC की थर्मल लिमिटेशन को समझते हैं, तब वाई FPC बिकम्स थर्मली एफिशिएंट या वाई एडवांस कलेक्टर्स क्यों, इसका जवाब समझ पाएंगे हम लोग। पहले FPC की एक जो है वो नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर है, जिसमें एब्जॉर्बर प्लेट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के संपर्क में रहती है। और अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी TP माइनस TA और हीट लॉस इक्वेशन के अनुसार, हीट लॉस इक्वेशन कैसे था हम लोगों का, याद कीजिए। TP माइनस TA ये क्या है, डिफरेंस। तो हीट लॉस इक्वेशन कैसे था, Q लॉस इज इक्वल टू UL A TP माइनस TA, ऐसा था कुछ। यानी कि हीट लॉस जो है रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो और कब, खास करके विंटर कंडीशन में, या विंडी एटमॉस्फेयर हो या हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर हो, इसमें FPC इफिशिएंसी शार्पली जो है वो गिरती है। और यही इसकी फाउंडेशनल थर्मल लिमिटेशन है। इसलिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स लूज हीट रैपिडली, efficiency decreases at high temperature, wind increases, convection losses, need advanced thermal insulation। इसलिए हमें एडवांस थर्मल इंसुलेशन की ज़रूरत है। जब डिटेल्ड हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस को देखते हैं तब FPC में हीट लॉस 3 मोड से होता है। तो FPC में हीट लॉस 3 मोड से होता है। पहला कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन में कैसे होता है, हीट लॉस सॉलिड मटेरियल से ट्रांसफ़र होती है। हीट लॉस सॉलिड मटेरियल से ट्रांसफ़र होती है। तो उसमें कौन कौन से, एब्जॉर्बर प्लेट, केसिंग और जो सपोर्टेड स्ट्रक्चर है। इससे क्या होता है, हीट सॉलिड मटेरियल से ट्रांसफ़र होती है और लॉस होता है, कंडक्शन। कन्वेक्शन कैसे हो रहा है, ग्लास कवर और एम्बिएंट एयर के बीच नेचुरल कन्वेंशन हुआ या फोर्स्ड कन्वेंशन हुआ विंड के थ्रू। तो विंड स्पीड बढ़ने पर क्या हो रहा है, विंड स्पीड बढ़ने पर कन्वेंशन ड्यू टू सराउंडिंग एयर,
यहाँ पर हीट लॉस हो रहा है। अब रेडिएशन में कैसे हो रहा है कि एब्जॉर्बर प्लेट क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करती है। तो इसमें इक्वेशन के थ्रू अगर समझें तो क्यू आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा, यानी कि इमिसिविटी, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस का टू द पावर 4, Tp टू द पावर 4 माइनस Ts टू द पावर 4। समझ गए? यहाँ पर एप्सिलॉन मतलब इमिसिविटी, आप हीट ट्रांसफर में पढ़ते हैं, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जब कन्वेंशन की बात आती है तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यहाँ पर रहता है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि इसमें सबसे इफेक्टिवली किसे एलिमिनेट किया जा सकता है। ये तीनों में से हम बात करें तो क्या है, कन्वेक्शन को है ना, कन्वेक्शन को इफेक्टिवली एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इंजीनियरिंग आइडिया क्या है, किसके बिहाइंड, ईटीसी के बिहाइंड। यानी ईटीसी का जो मेन इंजीनियरिंग फिलॉसफी है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सोलर गेन बढ़ाने के बजाय हीट लॉस को मिनिमाइज करो। सोलर गेन बढ़ाने के बजाय हीट लॉस मिनिमाइज करो। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने सोचा अगर एब्जॉर्बर के आसपास की हवा हटा दी जाए तो क्या होगा। अगर एयर नहीं होगा तो कन्वेक्शन नहीं होगा, कंडक्शन बहुत कम हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट वैक्यूम इंसुलेशन का जो है बेस बन गया। अब ईटीसी यानी कि इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर एक एडवांस सोलर थर्मल कलेक्टर है जिसमें एब्जॉर्बर ट्यूब के आसपास वैक्यूम बनाया जाता है और स्ट्रक्चर थर्मोफ्लास्क जैसा हो जाता है। तो अब वैक्यूम की वजह से कन्वेक्टिव लॉस लगभग क्या होता है, समाप्त हो गया। और कन्वेक्टिव लॉस जो है, कंडक्टिव लॉस बहुत ही कम हो गया। तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, थर्मल रिटेंशन जो है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जा रहा है इस कारण से। इसीलिए कह रहे हैं एडवांस सोलर थर्मल कलेक्टर यूज्ड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स, हाई एफिशिएंसी इन वाटर विंटर, बेटर देन एफपीसी फॉर हाई टेम्परेचर्स। ये अपना बुलेट पॉइंट्स है। एक बार और बात कर लेते हैं कि जो एब्जॉर्बर ट्यूब के आसपास जब वैक्यूम बनाया जाता है तो वो स्ट्रक्चर जो है थर्मल फ्लास्क जैसा हो जाता है। थर्मो फ्लास्क आपने देखा है, उसके जैसा हो जाता है। तो अब वैक्यूम की वजह से क्या हो गया कि कन्वेक्टिव लॉस लगभग समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, और कंडक्टिव लॉस है वो कम हो गया। यही तो आइडिया हमने जनरेट किया था। तो थर्मल रिटेंशन जो है बहुत हद तक बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन मुख्यतः जो पार्ट है वो क्या है, आउटर ग्लास ट्यूब, आउटर ग्लास ट्यूब। फिर क्या है, इनर एब्जॉर्बर ट्यूब, यानी कि इनर एब्जॉर्बर ट्यूब और इधर वैक्यूम गैप, एब्जॉर्बर ट्यूब, हीट पाइप। अब आउटर ग्लास ट्यूब जो है वो ट्रांसपेरेंट बोरोसिलिकेट ग्लास का होता है और इसकी ट्रांसमिटिविटी हाई हो गई और ख़ास करके वेदर रेसिस्टेंट है। इसलिए इसका जो फंक्शन होगा सोलर रेडिएशन को अंदर पास करना, यही इसका फंक्शन होता है। इनर एब्जॉर्बर ट्यूब ये क्या करता है कि सेलेक्टिव कोटेड सरफेस रहेगा, एब्जॉर्बिविटी इसकी हाई होगी और इमिसिविटी इसकी लो हो जाती है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, तो इसका फंक्शन जो हो जाएगा वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके हीट जनरेट करना।
ये इसका फंक्शन हो गया। वैक्यूम स्पेस क्या करता है कि जो दो ट्यूब के बीच में वैक्यूम होता है तो प्रेशर एक्सट्रीमली लो रखता है, तो इससे इसका क्या हुआ, ये हीट ट्रांसफ़र को रोक दिया, ये हीट ट्रांसफ़र को रोक दिया। हॉट वेपर राइज टू हीट पाइप टिप, कोल्ड वेपर लिक्विफाइड एंड रिटर्न टू बॉटम ऑफ पाइप टू रिपीट साइकिल। आप इस साइकिल को देखिए, इस साइकिल को देखिए तो समझ जाइएगा। और भी है कुछ प्रैक्टिकली देखने के लिए कि आपको प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा, और उसके पार्ट्स को पार्ट वाइज समझाया गया है, उसके जो स्ट्रक्चर है, उसके कंस्ट्रक्शन है, उसको समझाया गया है। बोरोसिलिकेट ग्लास प्रॉपर्टीज, ये क्या करता है, हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस है, हाई सोलर ट्रांसमिटिविटी आई, लो थर्मल एक्सपांसन और वेदर रेसिस्टेंट मटेरियल। ये खास करके इसका बोरोसिलिकेट प्रॉपर्टीज, ये 4 बुलेट पॉइंट्स है इसके लिए। क्यों, वाई बोरोसिलिकेट ग्लास, क्योंकि जो सामान्य ग्लास यूज नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें थर्मल शॉक रेजिस्टेंस हाई होगा, ट्रांसमिटिविटी हाई हो गई, थर्मल एक्सपांसन लो हो गया, अब मैकेनिकल स्टेबिलिटी सुधर जाती है, तो टेम्परेचर वेरिएशन होने पर क्रैक रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, अब ईटीसी का सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, वैक्यूम इंसुलेशन। हीट ट्रांसफ़र के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए, लेकिन वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स लगभग एब्सेंट हो गए, तो कंडक्शन क्या हो गया, Q के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यानी वैक्यूम में थर्मल कंडक्टिविटी K बहुत ही कम हो गई। रिजल्ट क्या आया कि कंडक्शन मिनिमाइज्ड हो गया। कन्वेक्शन में क्या हो गया, फ्लूइड मीडियम चाहिए, और वैक्यूम में ना एयर है और ना ही फ्लूइड मोशन है, इसलिए क्या हो गया, QC लगभग 0 हो गया, समाप्त हो गया। और रेडिएशन के लिए केवल रेडिएशन पार्शली पॉसिबल है, यहाँ पर रेडिएशन पार्शियली पॉसिबल है, इसलिए सेलेक्टिव कोटिंग स्टिल रिक्वायर्ड, इसलिए सेलेक्टिव कोटिंग अभी भी जरूरतमंद है। तीन मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन डिपेंड्स ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन रिक्वायर्स फ्लूइड मीडियम, वैक्यूम ब्लॉक्स कन्वेक्शन, और सेलेक्टिव कोटिंग रिड्यूस रेडिएशन लॉसेस, यानी कि यहाँ पे भी सेलेक्टिव कोटिंग ज़रूरत है। अब जो इवैक्यूएटेड है ईटीसी, वो सिर्फ वैक्यूम पर डिपेंड नहीं करता, एब्जॉर्बर ट्यूब पर भी सेलेक्टिव कोटिंग होती है। इससे क्या हुआ, क्योंकि जो वैक्यूम कन्वेक्शन रोकता है, लेकिन रेडिएशन लॉस अभी भी पॉसिबल, अभी बात कर लिए, इसलिए हाई एब्जॉर्बिविटी और लो इमिसिविटी के लिए सरफेस यूज किया जाता है। हाई एब्जॉर्बिविटी अल्फा, लो इमिसिविटी एप्सिलॉन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी इफेक्टिवली और मिनिमाइज हीट रेडिएशन लॉसेस। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका पूरा वर्किंग सीक्वेंस को समझते हैं कि पहला है सोलर रेडिएशन ग्लास से गुजरी, सोलर रेडिएशन ग्लास से गुजरी, सोलर रेडिएशन ग्लास से गुजरी, फिर क्या हो रहा है, सेलेक्टिव कोटेड एब्जॉर्बर इसे एब्जॉर्ब किया, सेलेक्टिव कोटेड एब्जॉर्बर इसे एब्जॉर्ब किया। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, ये एब्जॉर्बर क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा,
फिर इसके बाद क्या होगा कि हीट फ्लूइड या हीट पाइप को ट्रांसफ़र होगा। फिर जाके क्या करेगा, जब हीट ट्रांसफ़र हो गया तो वैक्यूम जो है हीट लॉस को रोक देगा और हमारा रिजल्ट होगा कि हाई आउटपुट टेम्परेचर। सोलर रेडिएशन enters tube, absorber converted radiation into heat transfer to fluid, vacuum prevent heat escape। हीट पाइप साइकिल क्या है? इवेपोरेशन, वेपराइज, कंडेंसेशन और फिर वापस से रिटर्न लिक्विड, और ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। एडवांस ईटीसी सिस्टम में हीट पाइप टेक्नोलॉजी यूज होती है और हीट पाइप के अंदर लो बॉइलिंग वर्किंग फ्लूइड होता है। अब एब्जॉर्बर गर्म होगा, अगर एब्जॉर्बर गर्म होगा तो क्या होगा, क्यू इन राइज करेगा, यानी कि वेपर जो फ्लूइड वेपराइज्ड हो जाता है। और वेपर जब ऊपर कंडेंस्ड रीजन में जाता है तो वहाँ पर क्यू आउट क्या होता है, फिर ग्रेविटी से नीचे वापस आ जाता है और यह कंटिन्यूअस एवोपरेशन कंडेंसेशन साइकिल चलता रहेगा। ये हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। अब थर्मल एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को समझते हैं। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्यू यू बाई आई ए। यहाँ पर क्यू यू अधिक और क्यू लॉस कम, यानी कि जो हीट है वो अधिक, क्यू यू अधिक हो रही है और क्यू लॉस हीट लॉस कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यू यू अधिक हो रहा है और क्यू लॉस कम हो रहा है, क्योंकि यूएल डाउन जा रहा है। इसलिए इफिशियंसी भी राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। अब पार्टिकुलरली लो एम्बिएंट टेम्परेचर में ईटीसी जो है जो सिग्निफिकेंट बेटर परफॉर्म करता है, वो क्या करता है, बेटर परफॉर्म करता है। यूजफुल हीट गेन इंक्रीजेज, ओवरऑल हीट लॉस डिक्रीजेज, हाई टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर अचीव्ड, एफिशिएंसी मच हायर देन एफपीसी, यानी फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर जो है हमारा, उससे जो एफिशिएंसी है वो मच हायर हो जाता है, यानी कि बेहतर हाई हो जाता है। अब दोनों की तुलना की बात करें। अब फ्लैट प्लेट कलेक्टर में क्या है, सिंपल है, चीप है, सस्ता है, हाई हीट लॉस हो रहा है उसमें, अब मॉडरेट टेम्परेचर ओनली केवल मिल रहा है हमें। और एविक्यूएटेड ट्यूब में क्या है, एफिशिएंसी हाई हो गई, हीट लॉस कम हो गया और हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिला। और विंटर में भी उसका परफॉर्मेंस बेटर हो गया, क्योंकि हमने ऐसी युक्ति लगाई और कॉस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग सिलेक्शन जो है वो एप्लीकेशन पर डिपेंड होता है। अगर इसका एप्लीकेशन उपयुक्त है तो वहाँ पर हमें उस हिसाब से यूज करते हैं। ETC हैज़ लोअर हीट लॉसेज, FPC हैज़ सिंपलर कंस्ट्रक्शन, ET परफॉर्म्स बेटर इन विंटर, ETC सुटेबल फॉर हायर टेम्परेचर। यानी कि सिंपल अगर हम बात कर लें, ऐसे कर लें, ETC और FPC, तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन सिंपल, सस्ता, हाई हीट लॉस और मॉडरेट टेम्परेचर ओनली। और इस साइड हाई इफिशिएंसी, अगला हम लोग ले लें लो हीट लॉस। अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होगा, वो हाई होगा। अगर विंटर परफॉर्मेंस की बात करें तो हाई होगा, और लेकिन कॉस्ट की बात करें तो थोड़ा सा महंगा है ये, हायर कॉस्ट। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, सोलर वाटर हीटर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग,
होटल्स एंड हॉस्पिटल्स स्पेस हीटिंग सिस्टम, कोल्ड क्लाइमेट सिस्टम में भी यूज हो रहा है। डेयरी इंडस्ट्रीज में हो रहा है, अगर अलग अलग करके थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें, क्योंकि स्टेबल थर्मल परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलता है, इसलिए इसके एप्लीकेशंस भी बेटर हैं। लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं? वैक्यूम डिग्रेडेशन, समय के साथ वैक्यूम वीक हो जाता है। ग्लास ब्रेकेज, इसमें ट्यूब फटीग होती है। फ्लूइड इशूज, यानी कि हार्ड वाटर डिपोजिशन हो सकता है इसमें। अगर कॉस्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इसकी एक्सपेंसिव है। हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ग्लास ट्यूब फटिगिटी, वैक्यूम डिग्रेडेशन ओवर टाइम, मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट हो सकता है? नैनो सेलेक्टिव कोटिंग्स कर सकते हैं, स्मार्ट सेलेक्टिव सरफेस, AI बेस्ड ट्रैकिंग, हाइब्रिड PVT सिस्टम, ये सब डेवलप किए जा सकते हैं। क्विक रिवीजन में आपको क्या करना होगा? ATC यूज्ड वैक्यूम इंसुलेशन, इसको समझना होगा। कन्वेक्शन लॉसेज मिनिमाइज्ड हो रही है। हीट पाइप इम्प्रूव्स हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी हायर देन FPC। ये आपको कुल मिला के समझने की बात है। और ये बेटर है FPC से, यही आपको समझाया गया, समझे आप। और सबसे बड़ी बात है कि इसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पर यूज करना है। जो बेटर होगा जहाँ पर वहाँ बेटर करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी देखना है हमें, कहाँ पर परफॉर्मेंस इफेक्टिव देखना है। जैसी आवश्यकता वैसा काम करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।